कैसे हो? बढ़िया। हैप्पी? हैप्पी और नॉट? अरे भाई खुश हो या नहीं हो? नहीं हो? अच्छा, खुश हो लग तो नहीं रहे। सुनाई तो नहीं दिया कि खुश हो। नहीं हो? बहुत दुखी हो ना? बहुत ज्यादा खुश हो? अच्छा, आवाज ही नहीं है यार। खुश होता है ना तो हाँ जोर से बोलते हैं ना, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही। खुश हो? हाँ, एक ही आवाज आ रही है, मतलब एक ही जना खुश है। हो या नहीं हो? बड़े दुखी हो ना, बहुत गर्मी हो रही है। लग रही है नहीं लग रही है? बाहर जाती तो ऐसा लग रहा है अरे कहाँ आ गए हम, क्यों राजस्थान में हैं, हम कहीं बाहर होने चाहिए थे। गर्मी नहीं सहे जा रही है ना, ऐसा हो रहा है। हाँ भाई, पढ़ के आए हो नहीं आए हो? पक्का? सब कुछ डन हो गया? पूरा क्लियर है? चलो फिर एक थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। कर ले। वन बाय वन सब आंसर देते जाएंगे, ठीक है? विल टेक ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में हो जाएगा सबका। जो नए आए हैं उनका टेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली है, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है उनका टेस्ट होगा। ओके, चलो बताओ, आगे से शुरू करें पीछे से शुरू करें? आगे से शुरू करें, हाँ, क्योंकि हमको शुरू वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आगे से शुरू करवा देते हैं। कोई बात नहीं, ये जो पीछे वाले बोल रहे हैं ना आगे से शुरू करो, तुम पीछे वाले क्वेश्चन में फंसोगे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कैसे पलटे? वो पीछे वाले पलट गए। वो इतनी देर बोले थे आगे से शुरू करो, अब बोल रहे पीछे से शुरू करो। बेटा तुम फंस गए, तुमने ही बोला आगे से शुरू करो। अब तो तुम्हारी मानी जाएगी, आगे से ही शुरू करेंगे। ये बोला आगे से शुरू करो, जैन साहब बोल रहे थे आगे से शुरू करो। क्या इसको आगे बिठा दो? ताकि से आगे से शुरू करें। अच्छा, पीछे से शुरू करें। चलो रैंडमली पूछ लेते हैं, नो आगे नो पीछे। अच्छा, रैंडमली भी नहीं पूछना, पीछे से ही शुरू करें। भाई क्या माननी चाहिए बताओ, लड़के तुम्हारी माननी चाहिए या लड़कों की माननी चाहिए? ऑफ कोर्स हमारी। ये बोल रहे हैं ऑफ कोर्स हमारी, ये बोलेंगे मैम बायस्ड है लड़कियों की तरह, इनकी सुन लेती है। चलो, माय सजेशन इज रैंडमली कर लेते हैं, ना तुम्हारी ना इनकी। हाँ, अब टॉस और करूं मैं तुम्हारे लिए? क्या तुम क्या आईपीएल खिला रहे हो क्या मुझे जो टॉस करवाओगे? आईपीएल कौन कौन देख रहा है? एक ही जना आईपीएल देख रहा है, और कोई आईपीएल ही नहीं दिखता? भाई क्रिकेट का शौक वौक नहीं है क्या तुमको? आरसीबी ओनली? अच्छा, क्या खेलने का शौक है, देखने का नहीं है? हम उल्टे हैं, हमें देखने का शौक है, खेलने का शौक नहीं है। और किसको खेलने का शौक है क्रिकेट? बस दो ही जनों को खेलने का शौक है? अरे भाई, क्या खेलने का शौक है फिर तुम लड़कियों को? बैडमिंटन खेलने का शौक है? अच्छा, फिर बैडमिंटन के मैचेस देखते हो क्या? फिर खेलना पसंद है? अरे क्या हो गया, तुम क्या इधर उधर करने लगे? लड़कियां हो गया? धीरे 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 एक दूसरे के कान में जोर जोर से बोलो, पता चलना चाहिए सबको क्लास में लड़के बैठे हैं। मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगा? नहीं यार तुम बोलो, ऐसे कैसे डिस्टर्बेंस होगा? इतनी जोर से भी मत बोलना कि बगल वाली क्लास में पांच पहुंच जाए। यहीं तक रहनी चाहिए क्लास। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो सबको आता है, सब बता दो। ए, वेरी गुड। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। नो यू गर्ल इन ब्राउन। अभी मुझे नाम तो याद ही नहीं है सच में, मैंने पहले दिन पूछे तो इसका याद ही नहीं है। अगर किसी और ने किसी के कान में बोला तो वो पिटा। सी होगा। मैनेजमेंट इन इट्स फंडामेंटल सेंस में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में सेकंड, बताओ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिखे तो बता देना। क्या? ए, मेरी पार्कर फॉलेट सही है क्या? वेरी गुड। चलो सर आप बताओ। एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन पे। ना बंद,
ये बंद करो भाई, तुम खोल के बैठे हो। तुम तो बहुत समझदार हो। मैंने नीचे देखा नहीं, तुम सबकी कॉपियां खुली है। अच्छा, ये तो खुली दिख रही है। अच्छा, अकाउंट्स है, कोई बात नहीं। अकाउंट्स पढ़ लो भाई तुम। हम्म। FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पेपर देने साथ में नहीं जाओगी? अलग अलग पेपर होएगा। आंसर डिस्कशन मैं करवा दूंगी। बेटा कान बहुत तेज है, बच के रहो। क्या होगा? बी? किसने बताया? नहीं बताया? पक्का? पीछे सेकंड। नॉट यू। पीछे। C. The primary purpose of organizations such as business and institution is to create wealth. क्या होगा इसका? बी। एंशियंट सोसाइटीज में मैनेजमेंट किससे लिंक था? गवर्नेंस, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अर्थशास्त्र, वेरी गुड। ये तो सबको आता है। किसने आंसर बोला बीच में? सबसे पहले आंसर बोलने वाला। क्या? हाँ, जरूरी नहीं है, दोनों आ सकते हैं और दोनों में से एक भी आ सकता है, तो दोनों पता होने चाहिए। 12th। चलो, इसका तुम कॉमनली आंसर कर सकते हो। हम्म। मंत्रीज। अच्छा। अब तुम बोलोगे मैम ये तो पढ़ाया ही नहीं, है ना? अरे ये कहां से आ गया? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। अपनी कॉपी खोलो और जहां हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था वहां निकालो, और वहां पे ये जो ऊपर क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है वो एज इट इज लिखो। नहीं लिखा हुआ, मुझे पता है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये एज इट इज ऊपर वाली लाइन लिखो, और इसका आंसर है अध्यक्ष। The administrative system described in अर्थशास्त्र, superintendents responsible for various departments were called अध्यक्ष। आज भी ये होता है ना, किसी को अगर हम डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? अध्यक्ष। इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लो अर्थशास्त्र वाले पॉइंट के साथ। डन।
लिख लिया? बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ए अकाउंटेबिलिटी। हाँ अच्छा 14 पढ़ रही थी। अच्छा 13 पता ना क्या होगा। ए सही है। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। अच्छा तुम क्या बोल रही थी? 14 का कौन सा है? 14 का बी है या ए है? अभी तो ए और बी में कंफ्यूज हो गई तू। बी बोला था। अच्छा ठीक है। बी मिलिट्री एंड चर्च। प्री इंडस्ट्रियल एरा में कौन था? मिलिट्री एंड चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी hierarchy and functional specialization. वेरी गुड। बीच में ए। वेरी गुड, ए गिल्ड सिस्टम। क्या होगा चलो बताओ, सब मिलके बता दो। क्वालिटी कंट्रोल एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तुम रह गई ना बीच में। हाँ नहीं हो ना, बताओ। सर्विसेज पे आ गए थे हम, डायरेक्ट कूद गए थे क्या? आराम से पढ़ ले, जल्दीबाजी नहीं है। मैं थोड़ी ये बोल रही कि 2 मिनट में आंसर करना जरूरी है। बी मैनुअल प्रोडक्शन से मशीन बेस्ड पे आ चुके थे, फैक्ट्री प्रोडक्शन पे आ रहे थे, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट में हुआ था। ठीक है बहुत अच्छा है, सबको आता है। इट्स नॉट लाइक कि किसी को नहीं आता। ठीक है इम्प्रेस्ड, अच्छी बात है, सबको कुछ चीजें आती है। चलो अब हम आज का शुरू करेंगे। अभी आज जितने क्वेश्चंस करेंगे इसके, आज हम पढ़ेंगे स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ बेटा, अच्छा लिखवाया नहीं था। ओके ठीक है चलो लिखो। टॉपिक डालो नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड फर्स्ट मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस। पहले लिखो साइंस मीन्स a well-defined body of knowledge, a well-defined body of knowledge comma application of scientific methods, application of scientific methods ठीक है। अब लिखो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है नीचे टॉपिक डालो आर्ग्यूमेंट्स एंड फर्स्ट पॉइंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Systemized body of knowledge. मैनेजमेंट हैज, इस टॉपिक के अंदर लिखना मैनेजमेंट हैज प्रॉपर थ्योरीज, मैनेजमेंट हैज प्रॉपर थ्योरीज
Principles. Management has proper theories, principles, and concepts. And concepts. Next, use of scientific methods. Use of scientific methods. Managers use scientific tools and techniques. Managers use scientific tools and techniques scientific tools and techniques, full stop. Example, statistical analysis. Example, statistical analysis. Next point, cause and effect relationship. Cause and effect relationship. इसमें लिखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स tries to establish cause and effect relationship. Cause and effect relationship. फुल स्टॉप. अब एक लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में लिखना, बट as management deals with human behavior, full stop, which is unpredictable, कॉमा डाल देना, फुल स्टॉप मत लगाना, which is unpredictable, so it is an inexact science. So it is an inexact science, but a social science. डन हो गया सबका. चलो नेक्स्ट डालो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art means practical application of skills and creativity to achieve the goals. First point, personalized application. Every manager handles the problem
handles the problem in its own way. Handles the problem in its own way. Second, creativity and innovation. Creativity and innovation. Manager uses different types of plans, strategies. Manager uses different types of plans, strategies, and solutions to the problems. Last, practice and experience. Third point, practice and experience. Managerial skills are perfected through continuous practice. Done? लिख लिया? Okay. Last, management as a profession. Management as a profession. क्या हुआ? अच्छा ओके सॉरी, 8 के अंदर नीचे कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है, एक लाइन में लिख लो. सो मैनेजमेंट इज अ परफेक्ट आर्ट. So management is a perfect art. अब डालो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ये टेबल बनानी है, बट ये लास्ट वाला पोर्शन नहीं लिखना है. सिर्फ हमको ये 2 कॉलम्स बनाने हैं, करेक्टरिस्टिक एंड मैनेजमेंट स्टेटस, और फिर इस टेबल को बनानी है. ठीक है, स्टार्ट मेकिंग इट फास्ट. और इसमें एक और है नीचे, तो एक कॉलम और बना लेना साथ में, अगर तुम लोग वैसे ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे एक और कॉलम है, दैट इज सर्विस मोटिव. प्रेजेंट. तुम लोगों में से किसी ने पूछा था ना कि केस स्टडी आएगी क्या, है ना? अभी जो सैम्पल पेपर आया उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. अभी जो जुलाई के लिए केस सैम्पल पेपर निकला है ना, एमटीबीज निकलती हैं, मतलब मॉक टेस्ट जैसा निकलता है, आईसीएसआई से जो आते हैं, उसके अंदर केस स्टडीज आई हैं. तो मतलब केस स्टडी भी अपन को करनी पड़ेगी. और हो सकता है क्योंकि ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी होगा, अक्टूबर वाले में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो अपन को उस हिसाब से प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी कि जब अक्टूबर वाला अटेम्प्ट होगा तो कुछ थोड़ा लेवल इंक्रीज कर सकते हैं. हाँ, हर पेपर से पहले सैम्पल पेपर आता है, तो अभी अपन सितंबर वाला भी सॉल्व करेंगे, मतलब ये जुलाई वाला भी सॉल्व करेंगे, फिर अक्टूबर वाले के लिए तो करना ही करना है.
और लाइक जुलाई के लिए अभी आ गया, अभी तो अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ और उससे पहले पहले आ गया है। लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव और उसमें स्टेटस आएगा प्रेजेंट। नहीं, हाँ सर पढ़ाएंगे। डन। क्या हुआ? हो गया? चलो, कल बताया था मैनेजमेंट के स्टाइल क्या होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे कि व्हाट आर द, मतलब हमने सिर्फ मतलब समझा था कि मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। क्या होता है मैनेजमेंट स्टाइल? हाउ अ मैनेजर्स डू और रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो किस तरीके से सारे काम को करेगा, किसी कंडीशन में किस तरीके की चीजों को यूज करेगा, वो क्या है मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो स्टाइल पढ़ेंगे वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोक्रेटिक? नॉर्मली एक सिंपल इंग्लिश में ऑटोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत बार हिस्ट्री में सुना होगा तुमने ऑटोक्रेटिक। वन वे कम्युनिकेशन रहता है, एक ही लीडर होता है। ओके, अगर मानो यहां कुछ ऐसा होता कि तुमको सिर्फ मेरी सुननी है, तुमको सिर्फ मेरी सुननी है और मैं जो कहूंगी तुमको वो करना है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी, जो मैंने कह दिया वो तुमको मानना पड़ेगा। अगर मैं बोलती तुम खड़े हो जाओ तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा, और मैं बोलती बैठ जाओ तो बैठना पड़ेगा। यू कांट आस्क मी एनी क्वेश्चंस फर्दर, देन दैट इज ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब सुनो, उस दिन में एग्जाम्पल दिया था, शायद मैंने कल भी दिया था। अगर एकदम से फायर हो जाता है, ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है, व्हाट यू विल डू? अगर कोई मैनेजर है, तुम खुद मानो कि तुम मैनेजर हो, ओके, तुम यहां इंस्टीट्यूट के मैनेजर हो, ओके, और अभी सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारे ऊपर है, कोई नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई टॉप मैनेजर नहीं है, तुम टॉप लेवल पे हो। एकदम से अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, क्या करोगे? What decision you will take? Will you ask your lower level, your middle level or supervisory level, or what you will do? एक बार खुद दिमाग में सोच के देखो क्या करना चाहोगे। खुद की जान बचेगी और तेरे एम्प्लॉइज वो गए भाड़ में मतलब जो एम्प्लॉइज है वो तेरे लिए काम कर रहे हैं और उनको छोड़ के चली जाएगी। बताओ यार, तुम हेड हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन तुमसे चलता है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन। क्या करोगे? अरे बोलो यार। ओके, सबको अलर्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करोगे? फायर ब्रिगेड बुलाओगे? खुद अंदर ही बैठे रहना पहले, फायर ब्रिगेड आगे बचा लेगी। हाँ, क्या करोगे? अरे यार, मेरे को लगा था लड़कों की तरफ से इनोवेटिव आइडिया आएगा कुछ तो निकल के, सबको ऊपर से नीचे कूदा देते हैं। अच्छा चलो, मानो यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई होती, फिर क्या करते हैं? सबको लिफ्ट में भेज देते नीचे, सब अपने आप भागेंगे? नहीं तुम्हारे, नहीं, सुन सुन सुन, इसमें एक कंडीशन है ना, मैंने अभी तो कंडीशन समझाई। मैंने बोला उठो तो तुम उठ जाओगे, मैंने बोला बैठो तो तुम बैठ जाओगे, वो वाली कंडीशन चल रही है अभी एकदम। ओके सुनो, जब इमरजेंसी कंडीशंस लगती है तब ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चलता है। अभी यहां तो मैंने तुमको एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया फायर का, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर जगह फायर लगेगी तभी ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा होगा, बट कई बार इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है, तब मैनेजर अकेला सारे डिसीजंस लेता है विदाउट आस्किंग एनीवन।
किसी की नहीं सुनेगा, कुछ नहीं करेगा, जो मन में आएगा वो करवाएगा। अभी अगर मैं मैनेजर होती, ठीक है, तो मैं खुद की जान नहीं बचाती, मैं पहले बोलती तुम सब भागो नीचे, ठीक है, वहां से पूरा खाली करना और फिर बाहर निकालना, है ना। खुद की जान तो बाद में बच जाएगी, पहले इनकी तो बचाओ। बाद में कैसे बचेगी? हाँ, फायर ब्रिगेड आ जाएगी ना, इसने बोला था ना फायर ब्रिगेड को बुला लेंगे, तुम नीचे जाके फायर ब्रिगेड को बुला लेना। वेट थोड़ी करेंगे इन द सेंस देखो, ये चीज एक नॉर्मल बिहेवियर है कि जो हेड होगा वो पहले सबको निकालेगा फिर ही खुद निकलेगा, क्योंकि अगर वो खुद को बचाने लगा और दूसरे ऊपर ही रह गए तो वो नाम आ जाएगा खुद तो बच गया, दूसरे पे न्यूज में अगले दिन यही आएगा मैनेजर खुद तो बाहर निकल गया और सारे मर गए अंदर। ठीक है, चलो ये तो अ पार्ट ऑफ द थिंग्स है, बट जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहां इमरजेंसी लग जाती है, लाइक कोरोना, अगर कोरोना में किसी कंपनी के अंदर ऑफलाइन बिजनेसेस चल रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने इमरजेंसी कंडीशन में एक बार में अकेले ने प्लानिंग की होगी, मतलब एक बार में अकेले ने डिसीजन लिया होगा दैट वी हैव टू शिफ्ट टू ऑनलाइन। सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था, वो जो शिफ्ट हुआ ऑनलाइन का वो सबसे पूछ के नहीं हुआ। तुम सबके स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे, तुम्हारे घर वालों से पूछा था सर हम ऑनलाइन कर देते हैं या आपके बच्चे ऑफलाइन आ जाएंगे क्या? कहीं कंडीशन ही नहीं थी ना ऑफलाइन जाने की, कुछ था ही नहीं। स्कूल के जो डायरेक्टर था उसने अकेले ने डिसीजन लिया सब कुछ ऑनलाइन करना है, नो टीचर्स इन द स्कूल, नो स्टूडेंट्स इन द स्कूल, सिर्फ और सिर्फ घर से ही क्लासेस ली जाएगी। वहां किसी से नहीं पूछा गया, कोई मिडिल लेवल कोई सुपरवाइजरी लेवल का कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का रोल है। वो कौन सा होता है? ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, देखो ये क्या है? क्लासिकल स्टाइल है जो टॉप टू डाउन अप्रोच है। टॉप टू डाउन मतलब ऊपर वाले की सब सुनते हैं, नीचे वालों को सबको सुननी पड़ेगी। टॉप टू डाउन अप्रोच है where the managers makes the decision alone and expects strict adherence to these decisions। कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस है उसकी कि सब उसकी बात एक बार में मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल। कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन याद है? सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो टॉप लेवल है सारी पावर उनके पास है, तो यहाँ पे टॉप लेवल के पास पावर है, मतलब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो गई। द मैनेजर डिक्टेट्स वर्क मेथड्स, असाइन टास्क एंड कंट्रोल रिवॉर्ड्स। क्या बोला है? वो सीधे बताएगा क्या वर्क मेथड यूज करना है, क्या टास्क कंप्लीट करना है, क्या कंट्रोल रिवॉर्ड्स होंगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए रिवॉर्ड भी क्या होगा वो बताएंगे तुमको। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन टू यूज, कब यूज किया जाएगा? हाईली इफेक्टिव इन क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस आएगा तो ही यूज किया जाएगा। व्हेन क्विक डिसीजंस आर रिक्वायर्ड और व्हेन मैनेजिंग इनएक्सपीरियंस्ड लो स्किल्ड एम्प्लॉइज। ठीक है, या फिर एक तो क्राइसिस, या फिर क्या हो सकता है कि मेरे पास इनएक्सपीरियंस्ड या फिर लो स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं। मानो मेरे को ना एकदम से 1 लाख लैपटॉप्स का ऑर्डर आ गया, मैं बना तो 1500 3000 रही थी, एकदम से क्या हुआ 1 लाख लैपटॉप्स का मेरे पास में ऑर्डर आया। अब मुझे और एम्प्लॉइज बुलाने पड़ेंगे, जितने थे उतने से तो मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे और बुलाने पड़ेंगे। अब जो एम्प्लॉइज बुलाए वो इनएक्सपीरियंस्ड थे, मतलब फ्रेशर्स थे। अब उनके केस में मैं उनको डिसीजन थोड़ी ना लेने दे सकती हूँ। व्हाट आई विल डू, मैं सिर्फ टास्क बताऊंगी तुमको ऐसे ऐसे करना है, उनको सुननी ही पड़ेगी। जो फ्रेशर्स हैं उनको एक बार सुनना ही पड़ेगा। दे कांट टेक डिसीजन बाय देयर ओन, क्योंकि अगर मैंने उनके भरोसे छोड़ दिया तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर देंगे और मेरी चीज कुछ खराब हो जाएगी। तो वहां पे भी ये चीज लगती है कि जहां इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं वहां सारा का सारे चीज एज इट इज बताई जाती है। ठीक है, तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, मैं जो बोलूंगी जिस तरीके से पढ़ना है तुम उस तरीके से ही पढ़ोगे। मैं बोलूंगी हम पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो तुम वही करोगे ना, तुम नेक्स्ट चैप्टर थोड़ी ना कंप्लीट करोगे। ठीक है, या मैं बोलूं मैं तो इस चैप्टर के बाद में सीधे लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो तुमको भी लास्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम उस चीज को पढ़ रहे हो। तुमको नहीं पता कि फर्स्ट के बाद में हमें सेकंड पढ़ना चाहिए या हमको लास्ट पढ़ना चाहिए। जो मैंने पढ़ाया वो तुमने पढ़ लिया, तो वहां पे वो क्या हो जाता है? ऑटोक्रेटिक हो जाता है कि आपको उस एक इंसान की सब बातें सुननी है। ओके, चलो देखो तो क्या है? क्लासिकल अप्रोच है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। पहली चीज क्लासिकल अप्रोच है, दूसरा टॉप टू डाउन अप्रोच है। उसके बाद में क्या एक्सपेक्टेशन है कि सारी बातें मानी जाएगी। नेक्स्ट थिंग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। क्या है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। कब यूज किया जाता है? हाई क्राइसिस हो या फिर एम्प्लॉइज कैसे हो? इनएक्सपीरियंस्ड या फिर लो स्किल्ड एम्प्लॉइज हो। ठीक है, समझ में आया? ये क्लासिकल मतलब बहुत टाइम से, पुराने टाइम से ऐसे चलता आ रहा है। किंग्स भी तो ऐसे ही करते थे, डिसीजन दे दिया बस वही मानना पड़ेगा, कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता था उसके अंदर, तो वो क्लासिकल अप्रोच हो गई।
फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। एक जना डिसीजन ले रहा है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो गया। लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉयज का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उनको तो सिर्फ उतना काम जितना दिया जाएगा उतना ही करके देना, उतना ही उनका पार्टिसिपेशन है, उसके बाद में नो इफ्स नो बट्स। ठीक है, तो लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिंग अ चेन ऑफ कमांड। क्रिएटिंग अ चेन ऑफ कमांड मतलब अगर यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो क्या होता, सर ने हमको बोला, हमने आके तुमको बोला, चेन ऑफ कमांड है, बट क्या इसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है? सर जो एग्जैक्ट बोलेंगे वो हमको आके तुमको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेंज किया तो तुम कुछ चेंज करोगे, तुम कुछ चेंज करोगे तो फिर वो हमारे, मतलब ऑब्वियसली ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस, तो हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और हमने जो किया उससे क्या होगा, सर तुमको आके बोलेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट व्हाट यू विल से कि हमें तो मैम ने ऐसा कहा था। तो वहां पे क्या है, चेन ऑफ कमांड बन जाता है, एग्जैक्टली कि किसको क्या काम करना है वो फिक्स हो जाता है। अब है मेरिट्स। एक जने को डिसीजन लेना है तो कैसे डिसीजन आएंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्लियर चेन ऑफ कमांड है ऊपर पड़ा, और हाई अकाउंटेबिलिटी है, हर स्टेप के लिए यू विल बी आंसरेबल, तुमको किसने कहा ये करने के लिए, ठीक है, तो हर स्टेप के लिए हाई अकाउंटेबिलिटी होती है। इफेक्टिव कब होता है, जब अनस्किल्ड या टेम्पररी वर्कर्स हैं जिनको स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए। ओके, मैंने तुमको बोल दिया बेटा तुम तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक मैं ना बोलूं यहां से हिलने के लिए तुम हिल भी नहीं सकते। व्हाट विल हैपन, अगर मानो ये एम्प्लॉइज होते हैं, तुम सब एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, मैंने तुमको बोल दिया तुमको 12 बजे ही लंच करना है, तुमको 12 बजे ही लंच करना है, तुमको 10 मिनट में लंच कंप्लीट करना है, तुमको 10 मिनट में लंच कंप्लीट करना है, ब्रेक ही 10 मिनट का मिलेगा, उसके बाद वापस से काम पे लग जाओ, कोई इधर उधर बातें नहीं कर सकता, कोई किसी से कुछ पूछ नहीं सकता, जो काम करना है वो एज इट इज करना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन, यू ऑल विल गेट डीमोटिवेटेड। 4 दिन काम करोगे ऐसी फॉर्म में, 5वें दिन बोलोगे जयराम जी की हम तो चले, तुम तुम्हारा काम किसी और से करवा लेना। ऑब्वियसली यही होगा, कोई भी इतने स्ट्रिक्टनेस से नहीं रह सकता, ठीक है, अगर किसी को इतनी स्ट्रिक्टनेस में रखा जाएगा तो एट लास्ट क्या होगा, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो डीमेरिट क्या है, फर्स्ट लीड टू लो एम्प्लॉय मोरल, क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट। जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी उनके पास होती है, उनको पता होता है कि किस चीज को कैसे करना है, वो ही हम एकदम खत्म कर देंगे। उसके बाद में हाई रिस्क ऑफ पुअर डिसीजन, इमरजेंसी में ले रहे हैं ना, हो सकता है कि पुअर डिसीजन हो, गलत डिसीजन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, कैन क्रिएट हॉस्टाइल और फियरफुल वर्क एनवायरमेंट, डरावना एनवायरमेंट ऑब्वियसली होगा। जब मैंने तुमको बोला, ठीक है, तुम डर डर के हर चीज करोगे, बात भी करनी है तो धीरे धीरे चुपचाप करोगे, पता ही नहीं चलेगा किसने क्या बात की, समझ में ही नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर तुमने दिख गए तुम करते हुए बात तो फिर तो डांट पड़ेगी, वो आके तुमको बोल देगा मैं तो सैलरी कट कर दूंगा तुम्हारी, तो वहां पे फियरफुल वर्क एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है। वापस से बात करते हैं, फीचर्स क्या है, पहला सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, दूसरा क्या है, लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, थर्ड वन क्रिएटिंग अ चेन ऑफ कमांड। मेरिट्स क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्लियर चेन ऑफ कमांड है, हाई अकाउंटेबिलिटी है, और इफेक्टिव है जब अनस्किल्ड और टेम्पररी एम्प्लॉयज हो। डीमेरिट्स क्या है, लो एम्प्लॉय मोरल, क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट। नेक्स्ट, हाई रिस्क ऑफ पुअर डिसीजन एंड हॉस्टाइल ऑफ फियरफुल एनवायरमेंट। ओके, समझ में आया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो, किसी को ये लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया इस पूरे का, ओके, यू कैन रीड इट आउट, एक बार पढ़ लो सारा। कहीं पे भी कोई पॉइंट में अगर दिक्कत लगती है तो पूछ लेना, बोर्ड से एक बार देख के आराम से पढ़ लो, कोई पॉइंट लगता है समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना। कौन सा वाला बेटा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट नहीं है, जैसे स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, एक मैनेजर डिसाइड करेगा वो ऐसा कि मैं ऐसे लूंगा, या वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, ऐसा कोई मैनेजर एक तरीके का स्टाइल यूज ही नहीं कर सकता,
ठीक है, कभी उनको सबसे पूछ के भी लेना पड़ेगा, कभी खुद के बेसिस पे भी लेना पड़ेगा, कभी समझा के भी करना पड़ेगा, हर चीज है। अभी जब तुम अलग अलग स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा हाँ अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ऐसा मैनेजमेंट यूज किया जाएगा, ऐसा है। तो एक सिंगल टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट तो नहीं चल सकता, ठीक है। जो बेसिक होते हैं जैसे विजनरी होता है या फिर डेमोक्रेटिक होता है, पर्सुएसिव होता है, वहां पे ठीक है हम ये कर सकते हैं कि फॉर्म चलती इस वाले स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में है, बट अगर कोई कंडीशन चेंज होती है तो मैनेजमेंट स्टाइल चेंज होगा ही होगा। क्या हुआ? हॉस्टाइल मतलब जहां पे बहुत आराम से काम हो रहा है, तो वो तो नहीं होगा वहां पे। हॉस्टाइल इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर दैट। फीचर्स का सेकेंड वाला लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मतलब एम्प्लॉयज को कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया जा रहा है। अगर मानो मैं वर्क कर रही हूं और एकदम से मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है, मुझे पहले जाके मैनेजर से पूछना पड़ेगा मैं इसको सही करूं या नहीं करूं, या आप किसी मैकेनिक को बुलाओगे, मुझे आती है वो चीज सही करनी बट मैं नहीं पूछ सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे पहले जाके पूछना ही पड़ेगा। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन वहां पे जीरो है। जो डिसीजन दिया जाएगा वो एज इट इज ही फॉलो करना पड़ेगा, मैं उसके अंदर खुद का कुछ भी नहीं लगा सकती हूँ। वो होता है एम्प्लॉय का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होना, ठीक है। और मेरिट्स का थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव इन मैनेजिंग अनस्किल्ड और टेम्पररी वर्कर्स हु नीड स्ट्रिक्ट गाइडेंस। ऐसे वर्कर्स जो अनस्किल्ड हैं, जिनको मेरे को जो काम करवाना है वो आता ही नहीं है, तो मुझे उनको सिर्फ सिखाना है और करवाना है, तो मैं उसके अंदर उनको जैसे बोलूंगी कि तुमको ये चीज ऐसे करनी है, मैंने उनको बता दिया कि मशीन को पहले 1 पे चला दो, फिर 3 पे चला दो, फिर 2 पे चला दो। नाउ दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट दैट कि उनको पहले 1 पे, 3 पे, 2 पे चलानी है, क्योंकि अगर उन्होंने आगे पीछे किया तो हो सकता है वर्क खराब हो जाए। तो वहां अनस्किल्ड वर्कर्स है, उनको मशीनरी वर्क करनी नहीं आती है, तब वो ऐसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कोई पॉइंट? पक्का समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। परसुएसिव मैनेजमेंट स्टाइल। देखो तुम्हारे ना कल से एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी, ठीक है, ध्यान से सुन लेना जो बोल रही हूँ। सही। हाँ सच में है, सुन तो ले। कल से तुम्हारी ना एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी, मैंने आके बता दिया, ओके। दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, आके सिर्फ बताया, बट एक रीजन दे रही हूं, सुनना ध्यान से। क्योंकि एग्जाम्स कब है? अक्टूबर में एग्जाम है, ठीक है। अभी से अगर अपन हर ऑल्टरनेटिव डे तुम्हारी टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, सिंगल चैप्टर्स की, तो क्या होगा? पहले हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद में हम 2-2 3-3 चैप्टर्स का ले लेंगे। फिर जैसे सब्जेक्ट्स में डिवाइडेशन है, मेरे सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट्स है, लॉ है और मैनेजमेंट है, फिर एक लॉ का पेपर हो जाएगा, एक मैनेजमेंट का पेपर हो जाएगा, और फिर जब लास्ट का 1 महीना बचेगा तब प्रॉपर 2-3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, फुल पूरा एक लॉ मैनेजमेंट का, एक पूरा इकोनॉमिक्स का, एक पूरा अकाउंट्स का, ठीक है। दिस इज परसुएसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। आई डिडंट ओनली गिव द डिसीजन, बट मैंने तुमको रीजन दिया व्हाई आई एम गिविंग द डिसीजन। मैंने तुमसे, अगर मैंने कुछ तुमको आके बताया, मैंने तुमको बोला टेस्ट सीरीज होगी, नो क्वेश्चंस नथिंग, ना तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो ना मैं तुमको कुछ और बताने वाली हूं, तो मैंने कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज किया? ऑटोक्रेटिक। बट क्योंकि मैंने अब तुमको रीजन दे दिया है, क्योंकि बच्चा तुम्हारे एग्जाम्स है, तुमको इसके हिसाब से अपन प्रिपेयर करेंगे, ये टेस्ट सीरीज लेंगे। अब क्या हुआ? परसुएसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे डिसीजन के साथ में तुम्हें क्या दिया जा रहा है? रीजन दिया जा रहा है, तो वो कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है? परसुएसिव। डिसीजन मुझे ही लेना है, अभी भी डिसीजन पावर तुम्हारे पास नहीं है, बट नाउ आई एम गिविंग यू द रीजन फॉर वॉट एवर स्टेप्स आई एम टेकिंग। मैं अगर कोई भी स्टेप लेती हूं तो मैं तुमको पहले डिसीजन आके बताऊंगी,
ऐसा ऐसा है और ये इसलिए कर रहे हैं हम, तो वो कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हुआ? परसुएसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हो रही है, टेंशन में मत है। ठीक है, ये तो सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए था। चलो, क्या हुआ? जो मैनेजर है स्टिल रिटेन्स फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अभी भी किसके पास है फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी? मैनेजर के पास है। बट वो क्या कर रहा है? बट अटेम्प्ट्स टू कन्विंस एम्प्लॉय ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द डिसीजन। बट आई एम कन्विंसिंग यू कि जो मैं डिसीजन ले रही हूं उसके तुम्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या मेरी फर्म को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो क्या हो गया? परसुएसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या है? द मैनेजर एक्सप्लेन्स व्हाई द डिसीजन वाज मेड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। दिस प्रोवाइड्स सम This provides some context and reduce resistance even input wasn't solicited। मतलब जो मैंने डिसीजन दिया, solicited का मतलब होता है मैंने दिया डिसीजन, बट वो फिर भी कुछ इतना ढंग का डिसीजन नहीं था। ठीक है, वो अभी भी तुम्हारे लिए है तो ऑटोक्रेटिक डिसीजन टाइप ही, बट क्योंकि मैंने तुमको रीजन दे दिया, मैंने तुमको कन्विंस किया है उसके लिए, तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? साइंस वाला रेजिस्टेंस नहीं है ये। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है, क्योंकि मैं तुमको समझा रही हूं तो तुम रेजिस्ट करने में रिड्यूस हो जाओगे। मना करने के लिए थोड़ा जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम होगा। मेरे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, मैंने उनको बताया कि देखो हमारे पास 1 लाख ऑर्डर्स हैं, सो हमको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारा वर्क टाइम जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। अभी तक तुम 6 o'clock तक काम करते थे शाम को, अब तुमको 8 o'clock तक काम करना पड़ेगा और इसका अपन को बेनिफिट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास 1 लाख ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है, तो मैं तुम्हारी भी सैलरी इंक्रीज करूंगी। सैलरी इंक्रीज करूंगी तो तुम्हारे को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे एकदम से। ठीक है, अब उनको समझ में आया? पहले क्या था, मैंने सिर्फ आके बताया 1 लाख ऑर्डर आए, काम करना पड़ेगा 8 बजे तक। वो बोलेंगे हम तो नहीं करेंगे, हम क्यों करें, हमारा क्या फायदा है इसके अंदर। ठीक है, बट क्योंकि मैंने उनको रीजन दिया हम सैलरी इंक्रीज कर देंगे, नाउ दे विल वर्क और नॉट। रेजिस्टेंस रिड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि कोई रोक रहा है तो वो रोकना जो होगा वो वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन टू यूज, अब कब यूज किया जाएगा? डिसीजन क्रिटिकल है बट टीम नीड्स टू फील ओनरशिप और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटकम। अभी भी सिचुएशन तो क्रिटिकल है, बट जो डिसीजन है वो हम सोच समझ के और फिर सबको समझा के ले सकते हैं। तब क्या करते हैं हम? परसुएसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं। अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स, पहला फीचर क्या है? फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? मैनेजर के पास है। दूसरा, कम्युनिकेशन पे एम्फेसिस है। कम्युनिकेशन मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, हम आके बता रहे हैं तुमको, तो वो क्या है? एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन। मतलब मैंने तुमको अपना विजन, अपना गोल, अपने रीजंस जो हैं वो बता दिए हैं कि क्या चीज क्यों हो रही है, मतलब कम्युनिकेट कर दिया। चाहे वन वे ही कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन तो है, वहां तो कम्युनिकेशन ही नहीं था, यहाँ कम्युनिकेशन है तो सही, तो ये क्या हुआ? एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन। रैशनल एंड लॉजिक, सबको सोच के डिसीजन लिया जा रहा है, तो रैशनल हो गया। दूसरा लॉजिक, मैंने तुमको लॉजिक बताया है, रीजन बताया, मतलब लॉजिक उसके पीछे का बताया है कि कोई चीज क्यों हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। इफ आई एम गिविंग यू द रीजन, तो तुम्हारा मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। मैंने आके तुमको बोला नहीं तुम्हारे अच्छे के लिए ये चीज हो रही है, तो तुम बोलोगे हाँ मैम हमारे लिए अच्छा सोच रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, हमारा कुछ अच्छा करना चाहता है, वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से क्लियर कर जाए। ठीक है, सिर्फ क्लियर ना करें, अच्छे से क्लियर कर जाए, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। ठीक है, सो दैट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। फिर आते हैं मेरिट्स पे। क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसके पास है? मैनेजर के पास में, तो डिसीजन कैसा होगा? क्विक होगा। ओके, क्विक होगा और एफिशिएंटली आएगा। सेकेंड, एम्प्लॉयज ऑफ द फील हर्ड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट विच कैन इंप्रूव एक्सेप्टेंस। क्योंकि तुमने मेरी बात सुनी है तो एक्सेप्टेंस की रेट, ऊपर बोला था ना रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट कंपेयर टू प्योर ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, क्या बोला है? रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल से कम होगी। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यहाँ इतनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। डीमेरिट्स,
अभी भी टॉप टू डाउन प्रोसेस ही है, तो एम्प्लॉय इनपुट इज इन ट्रूली इंटीग्रेटेड। तुमने आके बोला यार मैम परसों से क्यों, कल से क्यों शुरू कर रहे हैं, हम 3-4 दिन बाद में शुरू कर लेते, चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में कर लेते। मैंने बोला नहीं, होगा तो कल से ही होगा शुरू, जो करना है वो मेरी सुननी है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमको रीजन दे सकती हूँ, सुननी तो मेरी पड़ेगी, तो तुम्हारा तो कोई इनपुट नहीं हुआ ना। एम्प्लॉयज तो कुछ नहीं आके कह सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो भी इनपुट है वो इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। If the manager's reasons are weak, it can be breed distrust and resentment. मैंने तुमको आके रीजन दिया और जो मेरा रीजन था वो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने आके बोलते अरे हाँ ठीक है, मानो तुम जनवरी अटेम्प्ट वाले होते हैं और मैं तुमको बोलती बेटा कल से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तुम बोलते अरे यार जनवरी में पेपर है, अभी से क्यों माथा मार रहे हैं, अभी तो पढ़ लेते हैं धीरे धीरे, मई अप्रैल निकल जाए, मई निकल जाए, जून में शुरू कर देंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है। जून से अगर जनवरी तक करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। वहां मेरा जो खुद का डिसीजन है वो ही डगमगा रहा है, ठीक है। वो इट्स लाइक सो कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा कि मैनेजर का रीजन ही वीक है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रस्ट और रिसेंटमेंट भी क्रिएट हो सकता है। हो सकता है तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो, बट कोई मैंने डिसीजन तुम्हारे लिए कुछ गलत ले लिया, डाउटफुल डिसीजन ले लिया, तो वहां पे क्या होगा, वो ट्रस्ट सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में क्या है क्या नहीं है पर्सुएसिव में? एक बार पढ़ते हैं फिर क्लियर हो जाएगा तुमको। पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो और प्रिंसिपल। पढ़ लिया सबने ये वाला पेज? कर दूं नेक्स्ट? क्रिटिकल मतलब कि कुछ ऐसा डिसीजन लेना है जो मुझे ऑन द स्पॉट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कि मैं अभी जैसे मैंने बोला कि 1 लाख अगर मेरे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो क्रिटिकल सिचुएशन है, मुझे उसके लिए फटाफट से डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इफ आई एम हैविंग टाइम बाउंडेशन ऑल्सो, मेरे को बोलते हैं कि मुझे विद इन 15 days देना है, तो मुझे टाइम इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना एम्प्लॉयज का, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ फिर, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन है। हम्म। The manager makes the unlimited decision without turning it over to a vote. अल्टीमेट डिसीजन, Ultimate decision without turning इट it over to a वोट मतलब क्या होता है? अभी जब तुम आगे वाले स्टाइल्स पढ़ोगे ना उसमें यही होता है, सारे एम्प्लॉयज से पूछा, वोटिंग करवाई, किसको क्या सही लगता है किसको क्या सही नहीं लगता है, और फिर उसके एक अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। तो वो कोई वोट नहीं करवा रहा है, अल्टीमेट डिसीजन खुद के हाथ में। ऐसा जो लेना है वो खुद को ही लेना है, वो किसी से पूछेगा, वो तुमको सिर्फ रीजन दे रहा है, कुछ पूछने का काम नहीं है, वहां पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं इंक्लूडेड है।
फीचर्स का रैशनल एंड लॉजिक। देखो जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि उन्होंने तुमको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो मतलब उन्होंने लॉजिक तुमको दिया होगा कि क्यों कोई चीज करा जा रहा है। और दूसरी चीज उन्होंने बोला रैशनल, तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, वी आर गिविंग यू द डिसीजन, तो मतलब ऑब्वियसली ना तुम्हें सब कुछ पता है अब हमारे बारे में, हम कोई चीज कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब कुछ पता है, तो दैट इज रैशनल एंड लॉजिक, ठीक है। सब कुछ रीजन के बेसिस पे, इसमें हर पॉइंट में तुमको मिलेगी ये चीज कि इसके ऊपर रीजन के ऊपर हो रहा है सब कुछ। सिंपल सी बात है। देखो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में लर्न क्या करना है, डेफिनेशन लर्न करनी है, और ये जितने भी पॉइंट्स पढ़े ना, इसमें जो मैंने ये रेड मार्क करके दिया ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बस वो याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं लिखवाऊंगी भी इसी तरीके से इसको कि सिर्फ अपन पॉइंट्स याद करेंगे, क्योंकि अंदर तो जो डेफिनेशन में वो सब में एक जैसा है, और अंदर वाले से मैटर से हमको मतलब भी नहीं है, क्योंकि लिखना तो है नहीं, मार्क ही तो करके आना है, तो वहां अपन को पॉइंट से मतलब है कि उसके पॉइंट्स क्या क्या है। वो पूछेंगे ऐसे ही कि इसमें से बताओ कि जो पर्सुएसिव मैनेजमेंट है उसके कौन से फीचर्स हैं, या कौन सा फीचर्स नहीं है उसमें से, तो वो मार्क करना है, तो हमको पॉइंट से भी रिटेन रह जाएगा। डन हो गया, समझ में आ गया।